उसके पहले बता देता है कि कहाँ तक के चेंजेस हम अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अभी आपको अपना बेस तैयार करना है ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ईयर 2021। एंड इफ वी फाइंड एट द लास्ट दैट यू हैव टू बी to take up the things which are as per the assessment year of 21-22, तो वो छोटी सी कुछ बातें आपको हम दिखा देंगे, बता देंगे, तो उससे अगर आपका बेस बना हुआ तैयार है तो वो आप इजीली कोप अप कर लेंगे। ठीक, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट थिंग फर्स्ट। सेकंड, एक बात और हो रही थी कि इन द ग्रुप्स आई हैव टू सेंड द पिक रिगार्डिंग द some tables or some charts of the study, तो कोशिश करेंगे हम भेज दें, लेकिन बेहतर ये है आपको वो भी सजेस्ट कर चुके हैं, तो एक जैसी किताब अगर आप लोग अरेंज कर लेते हो, ले लेते हो, देन इट इज वेरी गुड फॉर द डिस्कशन, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड इन द ITLA the theory is first and numericals is second. As much as your theory is clear, numerical is not going to bother you in any way, क्योंकि उसमें एज सच न्यूमेरिकल जैसा बहुत कुछ है नहीं, लगता है आपको जितनी अच्छी थ्योरी क्लियर है उतना अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम लोग थ्योरी को साथ साथ पढ़े विद द बुक और न्यूमेरिकल्स को भी साथ साथ करिए एक ही जैसी किताब से, तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे आपके लिए। आर यू गेटिंग? वरना हम एक बात बताएंगे, उसको आप कहीं ढूंढोगे नेटवर्क, किसी और जगह से सर्च करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और ये मेरी पर्सनल राय की तरह आप लीजिएगा कि इन द केस ऑफ लॉ, इन द केस ऑफ टैक्स, आप ये प्रयास करें कि नेट पे ज़्यादा ना भागें, वरना वो आपको कंफ्यूज ज़्यादा करेगा। क्योंकि वो तो बेटा एक बड़े हिसाब से चलता है ना पूरा। द नेट सपोर्ट किनके लिए बहुत अच्छा है? जिनका थोड़ा बेस तैयार है, जो समझ पाए कि इसका फ्लो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो तो फिर कोई सेक्शन बताएगा, उसके नीचे सब सेक्शन बताएगा, उसके नीचे प्रोविजन बताएगा, फिर बोलेगा ये जो बात यहाँ लिखी है ये इस प्रोविजन के हिसाब से अप्लाई होगी, वरना नहीं होगी। तो अब आपको पहले वो प्रोविजन पता हो, जिसका लिंक दे रहा है, वो सेक्शन पता हो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और थोड़ी देर के बाद आप उठा के उसको रख दोगे। बात समझ आती जा रही है? तो कोशिश करिए कि आपके पास बुक हो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपकी तैयारी हो सकती है। और मैं एक हिसाब से आपको लेके चलूँगा, सारी तैयारी हो जाएगी। वो बुक भी मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ, वरना मैं जैसे बताता जा रहा हूँ आप वैसे भी नोट करते चले जाइए तो भी आपका काम हो जाएगा। और सेकेंडली, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जब आपके साथी बढ़ जाएंगे, थोड़े एक दो में कुछ मतलब नहीं है, जब आपके साथी कुछ बढ़ जाएंगे तब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल के मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जो कल भी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको भी अभी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, कि दो लोगों के बीच में कोई चीज़ हल हो जाए तो उसका क्या लेना देना। पूरी क्लास के बच्चे ही तो हमारे भी बच्चे हैं, सारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप में से कुछ लोग अच्छा करोगे तो वो मेरे साथ जुड़ा है, कुछ लोग खराब करोगे तो वो भी मेरे साथ जुड़ा है। तो एज द नंबर इंक्रीजेस इन द क्लास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थिंग्स गुड ये इंक्रीज होती है। ठीक, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को, जैसे मुझे पता लग रहा है कि अभी आप लोगों के एग्जाम है, इसके बाद आपकी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, तो वहाँ तक हम और देख लेते हैं। अगर इसके बाद भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी कंटिन्यू कर देंगे। तो जो न्यूमेरिकल का हमने दिया है कल, इसको आप लोग शेयर कर लीजिएगा, इसको और इसके बाद जो भी है ग्रुप पे डालता जाऊंगा मैं, और उसको एक साथ डिस्कस करूंगा क्लास में सारे लोगों के बीच में, जिससे सबको क्लियरिटी होती चले। ठीक, तो अब हम लोग आज का जो एक नया टॉपिक लेंगे, दैट इज द एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स। मींस वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉन टैक्सेबल इनकम्स। मेरी बात ठीक है बेटा, समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर, ओके। वी आर डिसाइडिंग द पाथ टू फॉलो। हमें अपना रास्ता तो अच्छे से पता हो, मंजिल तो पता है। मंजिल ये है कि आपके नंबर अच्छे आए, मंजिल ये है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, क्लास का आउटकम ये है। रास्ता तय करना है इनको। तो रास्ते के लिए अभी मेरे मन में ये बात चल रही है कि थोड़े लोग बढ़े यार, तब हम लोग ऐसे कामों को करें। तो हो सकता है आपके पास कोई आइडिया आ रहा हो, किसी ढंग से आप सोल्यूशन दे रहे हो, तो कोई किसी दूसरे ढंग से सोल्यूशन दे रहा है, किसी का क्वेरी पूछने का नेचर है, किसी का नहीं है। तो कुल मिला के एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। किसी ने अगर कोई क्वेरी पूछी तो उस बहाने अगर उसको एड्रेस किया गया तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल गेट बेनिफिटेड। ठीक, इसलिए मैं उस काम को अभी यहाँ रोक रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं ऑन द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द टैक्स। तो ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं टोटल इनकम, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेबिलिटी।
टोटल इनकम पर ही टैक्स लगता है। ये बातें हम लोगों को काफी क्लियर पूरी तरीके से समझ आ चुकी हैं अब तक के सेशंस में। अब दो तरीके होते हैं कि जिससे ये टोटल इनकम में से कुछ इनकम का हिस्सा बाहर हो सकता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबल इनकम यूज टू वर्ड है, अधिकतर लोग यूज करते हैं, पर आपको टैक्स की भाषा के हिसाब से क्या चीज यूज करनी चाहिए? टोटल इनकम। व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम? विच इज द टोटल इनकम। नाउ वी आर डिस्कसिंग, मैं हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी इनकम है जो इस टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक, विच आर गोइंग टू बी एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मीन्स which those income which are not going to be included from the very beginning to the total income। यानी जहां से हम लोग टोटल इनकम को डिटरमाइन कर रहे हैं वहां शुरुआत में ही इनको हटा देंगे, इनको शामिल नहीं करेंगे, जबकि ये एक इनकम होगी। क्लियर है? इनकम की परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं कि एनी इनकम, एनी टाइप ऑफ रिसीविंग एनी टाइप ऑफ गेन, वेदर कैजुअल, whether regular, whatever, whether legal, whatever illegal, if such is arisen or done in the Indian territory, that is the income and subject of the tax under the provisions of Income Tax Act। क्लियर? अब इनमें से कुछ इनकम ऐसी होंगी जिन्हें मुझे शुरुआत से शामिल ही नहीं करना टोटल इनकम, उनको हम लोग बोलते हैं exempted incomes और the exemptions of from tax regarding any incomes। आसान भाषा में आप बोल सकते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम्स। ठीक, एक तो ये बाहर हो जाती है, दूसरी क्या बाहर होती है? दूसरी बाहर होती है द डिडक्शंस। कि आप जीटीआई बना लो, जीटीआई इज द कंपोजिशन ऑफ द 5 हेड्स ऑफ द इनकम। इनकम के जो आपके 5 हेड हैं, इनका जो पूरा टोटल है वो आपके लिए बन जाता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप बाहर कर दीजिए द डिडक्शंस, जो चीजें आपको घटानी है। वो घटाने वाली चीजें आपको कहाँ दी हुई है? अंडर सेक्शन 80, उनको आप हटा दीजिए। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेंडिचर्स, सम एक्सपेंसेस, इनके बेस पे है वो। यानी पहले आप कुछ खर्च करोगे, फिर उसकी वो इनकम या वो खर्च आपकी इनकम में से, टैक्सेबल इनकम में से हटाया जाएगा जीटीआई से, तब आपकी टोटल इनकम आएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो दो तरीके से आप इस टोटल इनकम को घटाया जा सकता है, बाय द बेसिस ऑफ द डिडक्शन, और डिडक्शन अप्लाई हो जाएगा जीटीआई के बाद बाय द बेसिस ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन अप्लाई हो जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जहां पर हम किसी हेड की इनकम को डिफाइन कर रहे हैं, जहां पर अगर हम सैलरी या बिजनेस और प्रोफेशन या कैपिटल गेन किसी भी हेड की इनकम को डिफाइन कर रहे हैं, उसी जगह पर हम एग्जेम्पशन को हटाते ही चलेंगे। क्लियर? और एग्जेम्पशन आपके किस में डेल्ट हैं? अंडर सेक्शन 10। एनी डाउट रिगार्डिंग एग्जेम्पशन एंड द डिडक्शन? नो डाउट सर। तो ये एग्जेम्पशन और डिडक्शन से रिलेटेड बात होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि ये जो एग्जेम्पशन ऑफ द इनकम है, अब इनकी बात हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्टेड हो सकती है। तो फॉर द ऑल एसएससीज, हर तरीके के एसएससी के लिए जो जो इनकम एग्जेम्प्ट हो सकती है, ठीक, वो कौन सी हैं? सबसे पहली एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम आप पढ़ चुके हो क्या होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो एग्रीकल्चर इनकम नाम की अगर कोई इनकम आ जाएगी तो उसको शुरुआत से जोड़ेंगे ही नहीं, लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे एक्सेप्टेड। ठीक, ये अप्लाई हो जाएगा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10। दूसरी, सम रिसीव्ड फ्रॉम एचयूएफ। एचयूएफ आप लोग जानते हो क्या होता है? एक अलग एंटिटी होती है, अलग पर्सन है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी। तो जो उस एचयूएफ के मेंबर्स हैं, उनको अगर कोई पैसा एचयूएफ से मिल रहा है
तो दैट शुड बी एग्जेम्प्टेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सच पर्सन विच इज मेंबर ऑफ एचयूएफ। बात क्लियर हो रही है? अगर एचयूएफ में एक ए बी सी डी ई 5 लोग हैं उस एचयूएफ में, और एचयूएफ अपने आप में एक एक्स है, एक्स नाम से टैक्सेबल हो रहा है, उस एचयूएफ का नाम है एक्स। एचयूएफ अपने आप में एक अलग पर्सन है, तो एचयूएफ की जो इनकम डिफाइन हुई उसमें तो टैक्स बेटा ऑलरेडी पड़ गया एज एचयूएफ। तो अब जो एचयूएफ के पास पैसा बढ़ रहा है आफ्टर टैक्स, दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर मेंबर्स। अब वही पैसा तो वो बांट पाएगा ना एचयूएफ, जो उसके पास टैक्स देने के बाद बचा है वही तो अपने मेंबर को बांटेगा। तो एक इनकम को आप 2 बार टैक्सेबल नहीं बना सकते। अब इस एचयूएफ से मान लीजिए 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिस्टर बी को मिल जाए। अब बी एक इंडिविजुअल भी है, बी की कुछ सैलरी की भी इनकम है, बी की कुछ और भी कैपिटल गेन्स भी हैं, बी अपना भी रिटर्न डालेंगे फॉर द इनकम रिगार्डिंग द अदर हैंड्स, कैपिटल गेन की या सैलरी की, इसकी किसी की भी डाले, और उनको एक हिस्सा एचयूएफ से भी 10 लाख रुपए का मिल गया। तो ये जो मिले 10 लाख, बिकॉज दिस इनकम इज ऑलरेडी टैक्सेड, तो ये इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्लियर? अब इस 10 लाख का अगर आप फर्दर कोई इनकम करते हो, इन्हें कहीं इन्वेस्ट करते हो, उससे कुछ अर्निंग होती है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक? बट द शेयर रिसीव्ड बाय, अच्छे से लिख दीजिए, द शेयर रिसीव्ड बाय द एचयूएफ, any sum received by the HUF is exempted in the hands of member of such HUF। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? अगला पॉइंट इसी से बिल्कुल सेम मिलता जुलता इसका जुड़ा हुआ भाई है, उसको देख लेते हैं हम लोग। दैट इज द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एनी पार्टनरशिप फॉर्म। कि अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके पार्टनर को अगर कोई हिस्सा मिल रहा है as profit from the firm, that is not taxable। रीजन, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म भी अपने आप में एक पर्सन है, तो इसको जो इनकम हुई होगी इस पे इसने टैक्स पे कर दिया होगा इस पार्टनरशिप फर्म में। इसके बाद जो बच रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, मींस ऑलरेडी टैक्सेड। तो एक इनकम 2 बार टैक्सेबल नहीं की जा सकती। तो ये जो मिस्टर ए बी सी हैं, इनकी ये इनकम जो इन्हें पार्टनरशिप फर्म से मिली ये एग्जेम्प्ट। हाँ, इनकी कोई दूसरी अदर इनकम्स हैं तो वो टैक्सेबल हो सकती। क्लियर है सारी बातें? तो हम लोगों ने एचयूएफ का जो एग्जेम्पशन है दैट फॉल्स अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10, एंड ये जो शेयर ऑफ द इनकम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म ये फॉल करता है अंडर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10। एग्जेम्पशन सारे के सारे आपके सेक्शन 10 में हैं। तो आगे मैं केवल सब सेक्शन बोल दूंगा, आप सेक्शन 10 खुद ही आगे लिख लीजिएगा। ठीक? तो ये 3 चीजें आपके साथ डिस्कस होगी। इन पर अगर किसी भी तरीके की कोई दुविधा हो तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। एनी डाउट रिगार्डिंग? नो सर, नो कोई। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा और आप शेयर कर दीजिएगा सबके बीच में। अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, पेमेंट मेड अंडर द भोपाल गैस लीक डिजास्टर। ठीक, आपको पता है कि भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ था कुछ। ठीक, तो ये जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ था इसमें जो भी पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से मिले लोगों को, that will be exempted for the purpose of calculation of total liability। मिले या किसी को मान लीजिए कुछ मिला, उसके बाद वो किसी सूट पे चला गया कि ये कम है ये ज़्यादा है, फर्दर उस सूट का डिस्कशन रिजल्ट आता है कि नहीं भाई इन्हें और बढ़ा के दे दिया जाए, तो हो सकता है उसके 5 साल बाद मिला हो द रिमेनिंग अमाउंट, बट वो किसके हेड पे है? अगेंस्ट द डिजास्टर फ्रॉम द लीक ऑफ गैस ऑफ भोपाल। तो ऐसा कंपनसेशन भी आपके लिए क्या होगा, भोपाल गैस लीक डिजास्टर का वो एग्जेम्प्ट है अंडर सबसेक्शन 10BB। क्लियर? और अगला देखते हैं हम, कंपनसेशन ऑफ एनी डिजास्टर।
किसी और तरीके के डिजास्टर है जिसे गवर्नमेंट डिजास्टर डिक्लेयर करती है, उसमें कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है आपको, तो वो एग्जेप्ट है, उसको आप इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये बोलता है सेक्शन 10BC। अब इसके साथ एक छोटी सी शर्त जुड़ी हुई है कि ये जो डिजास्टर कंपनसेशन है ये किसके किसके लिए एग्जेम्प्ट हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जिसे मिलना हो, साथ ही साथ उसके लीगल हायर्स को अगर मिलता है। मान लीजिए वो व्यक्ति पासान हो जाए, कोई बाढ़ आ गई, कोई आग लग गई बड़ी सी, कुछ और हो गया, कोविड हो गया, इसके अगेंस्ट में तो ये बड़ा डिजास्टर गवर्नमेंट ने इसको घोषित कर दिया। इसके बाद बोला कि जो लोग इसमें लाइफ लॉस हो गए उनके लोगों को हम 5 लाख देंगे, जो लोग डिसेबल हैं उनको 2 लाख देंगे। तो जो बेचारा है वो तो चला गया, तो अगर वो चले गए हैं तो उनके पीछे 5 लाख रुपए किसको मिलेंगे, उनके लीगल हायर को। तो ये उनकी इनकम में एग्जेम्प्ट होंगे। इंडिविजुअल के लिए भी एग्जेम्प्ट होंगे कि अगर वो घायल हैं, उनको किसी और तरीके की रिलीफ मिली है इन द टर्म्स ऑफ मनी रिगार्डिंग द डिजास्टर, तो सच शैल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक, अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें कि ये जो आपको कंपनसेशन मिला है दैट शुड बी रिसीव्ड, वो कहाँ से मिलना चाहिए आपको, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय एनी लोकल अथॉरिटी। इनको मिलाओ, इनसे मिलाओ। कोई रोटरी या कोई लायंस या कोई इस तरीके की चैरिटेबल, जो हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं चलती हैं, कोई इंडिविजुअल कोई अगर कोई और दे रहा है देन इट इज नॉट, गवर्नमेंट की तरफ से मिले। ठीक, अब जो अमाउंट मिला वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस मनी, दिस इज द सेक्शन 10D। और ये सारी ऐसी बातें जो मैं चाह रहा था कि काफी लोगों के साथ डिस्कस हो जाए। चलिए, रिकॉर्डिंग तो रहेगी, आप जो कुछ बनी रहेगा तो फिर इसको आगे शेयर करके देख सकते हैं आप लोग, शेयर करा दूंगा मैं। लेकिन शेयर की फैसिलिटी आपको मिलेगी काफी देर में, क्योंकि अगर शेयर की फैसिलिटी देगी तो ये जो अटेंडेंस लेवल है ऐसे ही बना रहेगा और आपका नुकसान लास्ट में होगा बेटा, कि इफ देयर इज एग्जाम देयर इज इंटरनल। और अब तो रिकॉर्ड है, कोई चाह तो भी आपकी मदद तो कर नहीं पाएगा, बिकॉज ऑल द क्लासेस आर ऑन द रिकॉर्डेड मोड। ठीक, तो इस तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी, अगर क्लास चलती रहेगी तो फिर इनका शेयर लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा। ठीक, ये डेल्टे अंदर सेक्शन 10D, सारे सब सेक्शन बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन आप लिखते जाइएगा, 10 का 10D। अब लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो आप प्रीमियम जमा करते हो उसका तो डिडक्शन मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80C। पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने पर या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिलने पर जो पैसा आपको प्राप्त होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। दोनों बातों का अंतर आप समझ रहे हो? तो जहां पर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें जो आप किस्तें जमा करते हो आसान भाषा में, वो उनका डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80C। वो जब हम लोग डिडक्शन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये जो आप पॉलिसी परचेज करते हो, लेते हो, उसके अगेंस्ट में जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाए, मतलब अपना टाइम पूरा कर ले, या वो पॉलिसी पे आप क्लेम लो, मीन्स जिसके लिए लिया गया वो पास ऑन हो जाए, तो भी तो क्लेम होगा। तो अगर आप क्लेम लोगे तब भी जो पैसा मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट होगा। अब उसके साथ उसने कुछ कंडीशन लगा दी, ठीक, कि कब कब नहीं होगा। वो बोलता है होगा इंक्लूडिंग एनी बोनस। बोनस क्या है? वो बीच बीच में जो ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये बोनस डिक्लेयर करती हैं, एंड दैट बोनस विल बिकम द पार्ट ऑफ योर सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड में जो उनको पॉलिसी आपको देनी है वो बोनस भी उसी का हिस्सा बन जाता है। तो कुछ टर्म्स हैं उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। एक टर्म है प्रीमियम, दूसरा टर्म है सम एश्योर्ड रिगार्डिंग एनी
इंश्योरेंस पॉलिसी। लिख लीजिए, सम एश्योर्ड एंड द प्रीमियम, ये दो टर्म है। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम इज द अमाउंट which you have to pay regularly on a decided time interval to the insurance companies, or it may be one time। ठीक, ये आपका जैसा भी पॉलिसी का करार हो, एग्रीमेंट हो, बिकॉज सच पॉलिसीज आर अंडर द एम्ब्रेला ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये जो भी आपकी पॉलिसीज के करार हैं, इनमें अगर आप जो किस्त देते हो देसी भाषा में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। दैट इज द प्रीमियम यू आर पेइंग। ठीक, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, आसानी से लिख लीजिए इसको। नाउ व्हाट इज द सम एश्योर्ड? सम एश्योर्ड इज द वैल्यू which a service provider of such insurance company assure you to pay at the time of maturity or at the time of claim, if all the conditions are followed by the person who is purchasing such policy। तो सम एश्योर्ड वो कीमत होती है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको आश्वासन देती है कि इतना तो मैं आपको दूंगा, अगर आपकी पॉलिसी पूरे समय के लिए चलाई या अगर आपकी तरफ से क्लेम रेज हो गया तो भी। मतलब क्या हुआ कि जो आप नॉर्मल टर्म्स में बोलते हो कि इतने की पॉलिसी मैंने ली है, मैंने 2 लाख का बीमा कराया, मैंने 5 लाख का बीमा कराया, तो ये जो 2 लाख है या जो ये 5 लाख है, ये क्या है? इट इज सम एश्योर्ड। अब अगर आपकी ये दो बातें क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलता है कि एग्जेम्पशन, यानी हर केस में जो आपको एट द टाइम ऑफ, मैंने शुरू में बोला एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ क्लेम, जो पैसा इंश्योरेंस कंपनीज दे रही है वो एग्जेम्प्ट है। अब वो कुछ कारण बता देता है कि कब कब नहीं है, कब कब नहीं है। तो एक कारण बताता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक, इस पे डॉट लगा के आगे बढ़ जाएंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले दूसरे पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर किसी के पास की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उस पे मिलने वाला पेमेंट एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उस पे मिलने वाली मैच्योरिटी वैल्यू और द क्लेम वैल्यू एग्जेम्प्ट नहीं होगी। दूसरी बात बोलता है, if the sum received under the insurance policy which is issued, अब इशू की डेट बता रहे हैं, which is issued after, नोट कर लो बेटा, 31/3/2003 but before 1 April 2012। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2003-04 से लगा के फाइनेंशियल ईयर 11-12 तक के बीच की जो पॉलिसी है, उनमें आपका प्रीमियम अगर 20% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा है तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपकी पॉलिसी इशू हुई 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक, तो क्या हो गया, और वो पॉलिसी 2 लाख रुपए की है, तो इसका 20% कितना बना, इसका 20% कितना बना, 40,000। तो अगर आपका प्रीमियम जो आप पे करते हो ये इससे ज्यादा है, exceeds the 20% of the sum assured, then the exemption of maturity value or the claim value is not exempted। अच्छे से लिखते जाना भाई। ठीक, अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है, if the policy is issued after 31st March 2012, अब बोलता है कि 31 मार्च 12 के बाद अगर इशू हो रही है, ठीक, एंड प्रीमियम एक्सीड्स टू द 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, देन एग्जेम्पशन इज डिसअलाउड। ठीक है, ध्यान से लिखना, कहीं कंफ्यूज ना हो बेटा, कि अगर ये आपकी पॉलिसी 31/3/2012 के बाद इशू हो रही है
आगे की कोई डेट ही नहीं है, मतलब आज तक, अब तक। ठीक, आगे कोई डेट बंद नहीं की, इसने ओपन कर दी है कि 31/3/2012, यानी 1/4/2012 या उसके बाद की किसी डेट की इशू डेट ऑफ पॉलिसी, यानी आपकी परचेज डेट इसके बाद की है, और आपका प्रीमियम सम एश्योर्ड से 10% ज़्यादा हो जाता है। यानी पिछली प्रॉब्लम के हिसाब से अगर 2 लाख का सम एश्योर्ड था तो 20,000 से ज़्यादा हो जाता है, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय सच पॉलिसी against the claim or the maturity value is not to be exempted। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? लिखते जाइए। यस क्लियर है सर, क्लियर। ओके, अगली बात देख लेते हैं हम लोग। अगली बात वो बोलता है कि इफ द सम एश्योर्ड, और ये पॉलिसी आपकी ली जाती है 31/3/13 को तक, एनी प्रीमियम रिसीव्ड अंडर policy issued after 31/3/13 in respect of which premium of any of these years during the policy exceed 15%। अब ये 15% की बात आपसे कर रहा है, ठीक है, कि अगर पॉलिसी कब ली जाती है, 31/3/2013, ये डेटें बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये डेट्स बड़े अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर ये पॉलिसी की इशू डेट 31/3/2013, पहले वाले केस में, सेकेंड वाले केस में क्या थी, 31/3/2012, इस केस में क्या है, 31/3/2013। तो यहाँ पे इसने एक और पॉइंट आपके लिए डाल दिया है, लागू तो 10% रहेगा, सम एश्योर्ड का 10% से ऊपर अगर आपका प्रीमियम जा रहा है तो आपको एग्जेम्पशन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट फॉर द पर्सन्स हु आर डिसेबल, इनके लिए ये प्रीमियम की लिमिट उसने कितनी कर दी, 15%, 15%। अच्छे से लिखते चलना भाई। अगर ये पॉलिसी 13 के बाद ली गई, यानी 12 से 13 के बीच का जो पीरियड था, इसमें तो सारे के सारे 10% की कैटेगरी में आए, लेकिन बाद में लोगों ने कहा होगा यार तो डिसेबल लोगों को भी आपने इसमें नाप दिया, कुछ तो छूट दीजिए। तो उसने कहा ठीक भाई चलो देता हूं मैं। तो उसने बोल दिया अगर डिसेबल्ड है बंदा तो 15% तक की छूट हम दे देंगे। तो अगर आपका प्रीमियम 15% रहता है of the sum assured and you will fall in the category of the disabled person, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इफ द प्रीमियम एक्सीड्स अबव 15% देन एग्जेम्पशन इज डिसअलाउड फॉर यू। इतनी बात हुई। अब यार हमें डिसेबल आ गया तो इसके लिए कुछ बातें आनी शुरू हो जाएंगी कि ये जो डिसेबल है इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक ठीक, अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये डिसेबिलिटी सीवियर नेचर की होनी चाहिए, और ही इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज विच आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 10(DD)। तो उसमें कुछ डिजीजेस हैं, वो जब सेक्शन 10(DD) आएगा तो 80(DD) तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यहाँ स्टार लगा, उसमें कुछ डिजीजेस हैं जैसे आपका किडनी, हार्ट, और इस तरीके की कुछ डिजीजेज उसके साथ में है कि इनका ऑपरेशन है या इनसे रिलेटेड आप डिजीज से सफ़र कर रहे हो, थैलेसीमिया, तो कुछ इस तरीके की डिजीजेज उसमें डिफाइन है। ठीक है, तो इन डिजीजेज में अगर वो आपके साथ इन डिजीज में फॉल कर रहा हो या उसकी डिसेबिलिटी सीवियर नेचर की हो, तो इन दोनों केसेस में इसको ये 15% वाला कैटेगरी में रखा जाएगा और उसको एग्जेम्पशन मिलेगा अप टू 15%। बाकी अदर के लिए वही 10% 12 के बाद लागू हो चुका है, वो सबके ऊपर है एक्सेप्ट 30%। चलिए फर्दर इसमें ओके, इतनी बात है। अब एक पॉइंट छूट रहा था आपका की मैन इंश्योरेंस का। तो की मैन इंश्योरेंस अभी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? की मैन इंश्योरेंस क्या चीज होती है कि सम पर्सन्स यू मे से द की पर्सन्स ऑफ एनी कंपनी,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कंपनी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बड़ा मार्केटिंग मैनेजर है, कोई उनका मैनेजिंग डायरेक्टर है, जिसके ऊपर कंपनी बहुत डिपेंड करती है और जिसके वो की पर्सन है कंपनी का। तब होगा क्या कि ये जो की पर्सन्स हैं, अगर ये किसी कारण से पास ऑन हो जाते हैं, तो आपको 1 दिन की छुट्टी या 2 दिन की छुट्टी या उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके कारण जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, ये कुछ समय के लिए घट सकती है। फर्दर यू कैन कोप अप विद द थिंग्स, लेकिन पहले तो वो घटेगी घटेगी कि अगर वो बहुत एफिशिएंट बन रहे हैं तो एक्चुअली कंपनीज करती क्या है, इनके नाम पे बड़ी बड़ी पॉलिसी ले लेती है, क्योंकि वो तो एक लिविंग पर्सन है तो उनकी लाइफ पॉलिसी ली जा सकती है, तो उनका उन्होंने 1 20 करोड़ 50 करोड़ का बीमा करा दिया। अब उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये है कि अगर ये साहब पास ऑन हो गए तो 1 दिन के लिए तो काम बंद हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है 15 दिन तक वो एफिशिएंसी न रहे, तो इस दौरान मेरे लॉसेस, कंपनी के 1 दिन का टर्नओवर और इस हिसाब से अगर 15 दिन की एफिशिएंसी अगर 20% डिक्रीज करती है, तो ये कन्वर्ट किया उन्होंने उस फाइनेंशियल फिगर को इन द टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, देखा यार करीब 40 करोड़ का नुकसान हो सकता है, एस्टिमेटेड लॉस, तो इनकी 50 करोड़ की बीमा करा दो, तो जो पैसा आएगा तो 40 करोड़ तो हमारा प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा, 10 करोड़ चलो इनको भी दे देते हैं या हमारे पूरे प्रॉफिट्स रिकवर हो जाएंगे। इन वजहों से ये पाया गया कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसीज ली जाती है। दैट इज वाई LIC ने क्या किया कि जो अमाउंट रिसीव अंडर द की मैन पॉलिसी में एग्जेम्पशन अलाउ नहीं होगा, ये टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया। उसे समझ आ गया कि यहाँ पर एक्चुअली वी आर सेविंग, आप योर मोटिव इज टू सेव द प्रॉफिट, नॉट टू कवर द रिस्क ऑफ लाइफ। क्लियर हो रही है ये बात? Yes, sir. So I think we have discussed the section 10D. If you have any query regarding the section 10D or up to these 4 or 5 points we have discussed, तो just read at this time, then we proceed further. इसी समय उनको आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट आ रहा बेटा? No, sir, no doubt. ओके, तो यहाँ तक की हमारी आपकी बात हो गई। फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली जो इसमें आइटम आ रही है जिसको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉर ऑल द पर्संस, दैट इज एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि निधि, और इसका सबसेक्शन है 11A। ठीक, ये है क्या सुकन्या समृद्धि निधि? सुकन्या समृद्धि निधि एक प्रकार का PPF है। जब हम लोग PPF पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि ये क्या है। इसमें 11 साल तक की जो बच्चियां हैं ये इसकी बेनिफिशियरी बन सकती हैं, इनके नाम से इस फंड को चलाया जा सकता है, ठीक। तो जब ये मैच्योर होगा तो जो पैसा मिलेगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट, ठीक है। 15 साल इसका बेसिकली टर्नओवर पीरियड होता है और इसमें 500 रुपये मिनिमम सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इन ईयर, और मैक्सिमम 150 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। यानी एक बार में 500 रुपये से आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं एक साल में, क्लियर। और पूरी साल में आपको 12 मौके ऐसे मिलते हैं जब आप जमा कर सकते हैं, ठीक। लेकिन 1 लाख के ऊपर आप इसमें जमा नहीं कर सकते। 500 से कम भी अगर आप जमा करेंगे देन इट इज ऑल्सो इशू, इतना तो आपको डालना ही है, ठीक है। फिर उसके कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी और कुछ और लगा के उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जब मैच्योर होगा आपका 15 साल के बाद इस तरीके का अकाउंट, तो ध्यान रखिएगा इसकी गर्ल्स ही मेंबर हो सकती हैं अप टू द एज ऑफ 11 ओनली, 11 के बाद नहीं, ठीक है। आपकी 11 साल तक बस। तो जब ये मैच्योर होगा ये फंड सुकन्या समृद्धि निधि,
तो कुछ फंड क्रिएट हो जाएगा जो आप जमा कर रहे हो, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लग रहा है, फिर वो एक प्रिंसिपल बन गया हर साल के एंड पे, फिर आपने जमा कर दिया तो वो भी जुड़ गया, एक प्रिंसिपल तैयार हो गया, फिर उसके साथ भी एंड में ब्याज लग गया। ऐसे करके ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस पे फिट होता चला जाता है ईयर बाय ईयर। तो जो डिक्लेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिटर्न मिलते हैं, तो एक अच्छा अमाउंट बन जाता है एट द एंड। तो ये जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है एट द एंड, दैट इज नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, इसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि निधि। ठीक, अगली बात आपके साथ होने वाली है पेमेंट फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। आपको कोई पेमेंट एनपीएस के थ्रू हो रहा है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक, तो एनी पेमेंट फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट किसी एसएससी को हो रहा है कब? ऑन द क्लोजर ऑफ सच अकाउंट, यानी जब उसका ये एनपीएस बंद हो रहा हो, ठीक है, या वो इस एनपीएस को छोड़ रहा हो। ठीक, तो कहां तक का एग्जेम्प्ट होगा? 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल शैल बी एग्जेम्प्ट। यानी एनपीएस से मान लीजिए उनको 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो 6 लाख रुपए आप डाल दोगे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, 4 लाख रुपए वो उनकी इनकम कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर? दिस इज अंडर सेक्शन 12A। ठीक, ऑन द पार्शियल विड्रॉल, इसी एनपीएस में अगर आप पार्शियल विड्रॉल करते हो, वो तो फाइनल विड्रॉल था कि आपका फाइनल पेमेंट हो रहा है, आपने उस स्कीम्स को छोड़ दिया या वो मैच्योर हो गई एनपीएस की। लेकिन अगर आप उससे पार्शियल विड्रॉल करते हो, बीच बीच में पैसा लोग निकालते हैं, तो अगर आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हो तो 55% ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम शैल बी एग्जेम्प्टेड। 25% तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। किसका? पार्शियल विड्रॉल का। आपका फंड की वैल्यू आ गई 10 लाख, उसमें से 2 लाख आपने निकाले, पार्शियल विड्रॉल है, तो इस 2 लाख पर 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50,000, 1.5 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल कैटेगरी में चला जाएगा। अब वो अलग से डिस्कस होगा ये फंड बनते कैसे हैं, इसमें आपका हिस्सा क्या है, सरकार का हिस्सा क्या है, ब्याज कितना लगता है। ठीक, अभी आपको एग्जेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल समझना है। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कई तरीके की इंटरेस्ट हैं जो कि एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिस्कस नहीं करेंगे हम, मेन करेंगे आपके साथ, क्योंकि एन नंबर ऑफ द इंटरेस्ट, ढेर सारी लिस्ट लगी हुई है इसके साथ। ये सब सेक्शन 15 ऑफ द सेक्शन 10 के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंट टाइप्स आर एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन फ्रॉम द टोटल इनकम, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये कौन कौन से हैं? अगर आप लिख रहे हैं तो 2-4 के नाम लिख लीजिए, जैसे नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980, स्पेशल मिरर बॉन्ड 1991, पोस्ट ऑफिस के कैश सर्टिफिकेट्स 5 ईयर। तो ये जो भी आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कैश सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया आपने, तो इन पे कुछ इंटरेस्ट रिटर्न होता है ना आपको, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। ठीक, वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। बाकी तो आपका प्रिंसिपल ये आप ही ने जमा किया था, आपको वापस मिल रहा है, तो वो तो वैसे भी नॉन टैक्सेबल है। इंटरेस्ट टैक्सेबल है बिकॉज दैट इज अर्निंग, तो वो इनमें एग्जेम्प्ट हो जा रही है इस तरीके के नेचर ऑफ इंटरेस्ट पर। और एक बड़ा मजेदार है, दैट इज द पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स बैंक अकाउंट। जैसे आपके बैंक में सेविंग्स बैंक अकाउंट होते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक अकाउंट। तो बैंक के सेविंग्स बैंक अकाउंट में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है। ठीक, वो टैक्सेबल लिमिट तक ना जाए, ये आपकी बात है, आप उस लिमिट में नहीं आ रहे 2.5 लाख तक वाली में, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप बच रहे हो। ठीक, लेकिन अगर आप लिमिट के ऊपर जा रहे हो तो ये मतलब ये इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर इनकम फाइनली। ठीक,
इट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इनटू योर इनकम। किस चीज का इंटरेस्ट? बैंक का इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, बैंक की सेविंग्स बैंक का, जो आपका बचत खाता खुलता है हमारा, ठीक है। इसको आपको दिखाना है इस इंटरेस्ट को अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पर ये जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स बैंक आप खोलते हो, इसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज एक्सेम्प्टेड। अब इसकी एक लिमिट है, कहाँ तक एग्जेम्प्ट है? इफ योर अकाउंट इज ऑफ इंडिविजुअल नेचर, यानी अकेले आपके नाम से खुला है, तो अगर पूरे साल में जो भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसका 3500 एग्जेम्प्ट होगा। अगर पूरे साल का इंटरेस्ट 3500 तक या उससे कम है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? 5000 अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो 3500 आप बाहर कर दो एग्जेम्पशन के, और 1500 चले जाएंगे आपके लिए टैक्सेबल इनकम में। लेकिन अगर ये आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो ये एग्जेम्पशन लिमिट 7000 रुपये हो जाती है, 7000, ठीक, 7000 हो जाती है। तो इसके बाद और बहुत सारे हैं, इनके सबका डिस्कशन में नहीं करता हूँ, आपको अपने लेवल पे 4-5 याद कर लेने चाहिए, वही बहुत है। बाकी अगर आपकी देखते हो और आप उसके बाद अगर आपको पूछने की इच्छा होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। और एक आध पॉइंट अभी छोटे छोटे बेटा और डिस्कस हो सकते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग रखेंगे एजुकेशनल स्कॉलरशिप। एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है आपको, ठीक, शैल बी ग्रांटेड फॉर एग्जेम्पशन। अब इस एजुकेशनल स्कॉलरशिप का पर्पस क्या होना चाहिए? टू मीट दी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अगर आपको कोई इस बात की स्कॉलरशिप दे कि आपके हॉस्टल के एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं हम, आपके आने जाने के एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं इस स्कॉलरशिप में, वो एग्जाम्पल नहीं होगी आपकी गवर्नमेंट। टू मीट दी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, फीस, बुक्स, ये सारे एक्सपेंसेस जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के हेड में आते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड, चाहे वो गवर्नमेंट से मिल रही हो, चाहे वो किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही हो। यहाँ पे ये सबसे खास बात है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। सेक्शन सब सेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 10। अब एक पॉइंट और डिस्कस होगा, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज द अलाउंसेस ऑफ एमपीज, एमएलएस एंड द एमएलसीज, सब सेक्शन 17 और सेक्शन 10। ये जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक, ये चाहे लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, आपके एमएलएज हैं जो किसी भी स्टेट्स के हों, विधानसभा के सदस्य, आपके एमएलसीज हैं, विधान परिषद के सदस्य जो स्टेट्स में होती हैं, एज लाइक राज्यसभा की तरीके से अपर हाउस, वो जो जिन जिन स्टेट्स में आपकी ये अपर हाउस है, उन सब जगह के जो मेंबर्स हैं एमएलसीज, इनको मिलने वाले अलाउंसेस। जब हम लोग सैलरी पढ़ेंगे तो अलाउंस को डिस्कस करेंगे। अभी मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि कुछ कुछ कारणों को, कुछ कुछ चीज़ों पर खर्च जो आदमी को करना पड़ जाता है, उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई एम्प्लॉयर या आपको कोई कुछ दे रहा है, दैट इज अलाउंस, ठीक। तो इसको अलाउंस बोलते हैं। तो अलाउंस इनके लोगों के एग्जेम्प्ट है। कौन कौन से? डेली अलाउंस, एंटायर अमाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी ऐसे अलाउंस जो उनको प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको प्रतिदिन के बहुत सारे खर्चे हैं, कई सारे लोगों से मिलना है, आना है, जाना है, तो एक उनको रैंडम पर डे अलाउंस दे दिया जाता है, 5000, 2000, 10,000, वट एवर, ठीक। तो ये अलाउंस एग्जेम्प्ट है फ्रॉम द इनकम। दूसरा, एनी अदर अलाउंस रिसीव्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंटायर अमाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। किसी भी तरीके का कोई अलाउंस मिलता हो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, ठीक।
any consistency type of allowance received by any member of state legislature or state council shall be fully exempt. किसी भी एमएलसी को एमएलए को कोई अलाउंस उनकी कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड मिलता है तो वो भी एग्जेप्ट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसने खुला बोल दिया एनी टाइप ऑफ अलाउंस, इनके लिए नहीं बोलना है, ठीक, कि इनके डेली अलाउंस भी एग्जेप्ट है और अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है तो वो भी एग्जेम्प्ट है, एनी अदर अलाउंस भी एग्जेम्प्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं इनको अधिकतर अलाउंस ही मिलता है, इनको मिलने वाले पैसे में अलाउंस का ही स्टेप सबसे हाई है। एक्चुअली दे आर गेटिंग द मॉनेटरी रिटर्न बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ अलाउंसेस, क्योंकि ये सैलरी तो दी नहीं जा सकती क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का तो रिलेशन होता नहीं, ये सरकार के नौकर तो नहीं है, तो सैलरी तो इन्हें दी नहीं जाती है और इन्हें खर्चा तो देना है, तो वो दिया जाता है इनको इन द टर्म्स ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, अब किसी की कोई कंस्टिट्यूएंसी बेटा बहुत बड़ी है तो बोलता है भाई मेरा इतने में काम नहीं चल रहा है, मेरे एरिया में तो बहुत पहाड़ी एरिया भी आता है, बहुत डीजल लग जाता है, बहुत लंबा क्षेत्र है, तो एक कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस दे दिया गया उसको, तो वो भी एग्जैक्ट है। तो if you have any query regarding the today's session, the things discussed, now it is time to just raise them. फिर उसके बाद बाकी के जो पॉइंट्स हैं we will discuss in the further sessions, और इसी पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एग्जाम्पशंस को हम लोग खत्म करेंगे इन द कमिंग सेशंस। चलिए जल्दी से बताइए, एनी डाउट रिगार्डिंग द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन? सर अभी तो कोई डाउट नहीं है, फिर इसको बुक से पढ़ के समझ के आपसे नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। हाँ बेटा, वो सबसे अच्छा तरीका वही है बेटा इसको समझने का, ठीक ना, कि आपके पास भी जहाँ से हम चल रहे हैं वो मटेरियल हो और उसके साथ ही साथ आप देखते जाइए और पूछते जाइए, दिस इज द बेस्ट वे। और ये मैंने आपको पहले दूसरे सेशन में ही सजेस्ट कर दी थी कि आपके पास बुक होनी चाहिए और कोशिश करें कि सिमिलर हो। When we are going to proceed towards the numericals, then things is very easy to you. मैं केवल ये बोलूँ कि इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से शुरू हो जाइए, हम अपनी तरफ से बताते जाएंगे और सब वेरी इजीली द थिंग्स कैन बी डन। वरना फिर वो हर क्वेश्चन की मैं पिक भेज रहा हूँ, फिर उसको आप देख रहे हो, पता नहीं किस बुक से देख रहे हो, किस नेट से देख रहे हो, और उसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ का रेफरेंस है। क्योंकि बेटा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा जो है इसमें बड़ा जनरली मैं बुक सजेस्ट ही नहीं करता हूँ स्पेसिफिक राइटर की, क्योंकि आपको ओपन एरिना मिलना चाहिए टू गेट द नॉलेज। पर इसमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर कर ले, बड़े अजीबोगरीब हैं। कई सारे बच्चे पता क्या होता है कि वो कहीं कॉन्सर्ट लाइब्रेरी से बुक लिया है या किसी अपने पुराने सीनियर की लिया है 2 साल पुरानी, अब उसमें जो क्वेश्चन दिया दो हो सकता है सेम राइटर हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एडिशन भी एक ही लिखी है, तो वो 3 साल पहले की है, उस समय पता लगा टैक्स रेट या जो थे वो कोई दूसरे थे, तो उसका सोल्यूशन का आंसर आ रहा है कुछ और, हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और। फिर वो कहता है अरे सर मेरी किताब में तो ये छपा है, तो मैंने बोला भैया तुमसे बोला था किस सेशन की लेके आओ, तुम ले आए 17-18 की, तो बताएंगे मेरे सीनियर थे, मेरे भैया थे, कंसर्ट से लाए, तो इसको भी अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक, तब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके देन, वेरी नाइस मीटिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। ओके।